प्रेजेंट बाय याकुल्ट। याकुल्ट पाचन में सुधार और प्रतिरक्षा बढ़ाने में मदद करता है। प्रतिदिन याकुल्ट का सेवन करें। नमस्कार, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं दी ललन टॉप शो। जब से तालिबान सत्ता में आया है, दुनिया में हलचल मची हुई है। ऐसा लग रहा है कि यहाँ से वर्ल्ड पॉलिटिक्स का एक नया चैप्टर शुरू होगा। दुनिया के देशों में दोस्ती के नए समीकरण बनेंगे। अमेरिका ने ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर मिलिट्री अलायंस बनाया है। ये अलायंस चीन को काउंटर करने के लिए है। भारत की भी अमेरिका से बैठक होती है, कभी रूस या चीन के साथ बैठक होती है। तो ऐसा कहा जा रहा है कि तालिबान आने के बाद भारत की विदेश नीति उलझ सी गई है। भारत का कोई पक्का दोस्त नहीं दिख रहा है। तो आज हम शो में बात करेंगे भारत की विदेश नीति पर। एक्सपर्ट से ये पूरा मामला भी समझेंगे, लेकिन पहले इस वीडियो को देखिए। हाँ जी भाई साहब, नमस्कार जी। क्या नाम है? मोहम्मद आसिफ। क्या काम करते हो? मैं सॉफ्टवेयर डेवलपर हूँ डिलॉयट में। कोई सॉफ्टवेयर ऐसा भी डेवलप हो जिससे आगे की तरक्की हो। कैसे होगी तरक्की? तो उसके लिए गवर्नमेंट उन सॉफ्टवेयर को अडॉप्ट नहीं करेगी। जैसे कि मैं एक एग्जांपल दूं, मैं अभी सेल्सफोर्स पे काम करता हूँ। सेल्सफोर्स एक CRM टूल है। तो बाहर की गवर्नमेंट जो होती हैं वो उन्हीं को अडॉप्ट करके बैठी हैं, वो अपना मैनेजमेंट उन्हीं से करती हैं। लेकिन यहाँ की गवर्नमेंट उन कंपनीज़ को अपने यहाँ पर इम्प्लीमेंट करने के लिए अलाउ कर रही है, लेकिन उनसे ऐसी डील नहीं। भाई 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 आसान भाषा में। बहुत हैवी ड्राइवर निकले तुम तो। थोड़ा बिल्कुल हमको समझ में आ जाए ऐसे समझाओ। देखिए, एक CRM टूल होता है जिससे हम क्या करते हैं, क्लाइंट के रिलेशनशिप को मैनेज करते हैं। जो भी हमारा बड़ा प्लांट होता है उसकी रिकॉर्ड्स को मैनेज करते हैं। नहीं, अभी भी नहीं। हाँ, क्या नाम है तुम्हारा? तालिब अहमद। तुम बताओ कि ये क्या बताना चाहते हैं। काफी अद्भुत जुगलबंदी है, बताओ। मैं भी सॉफ्टवेयर डेवलपर हूँ। मैं कार्गो फ्लैश इन्फोटेक में काम करता हूँ। इसका कहने का मतलब है हमें एक ऐसा सिस्टम बनाना है। अभी हमारा जो CRM या जो भी टूल है हमारे पास रिपोर्ट्स करने के, FIR करने के, पेन पेपर है या फिर ऑनलाइन बना दिया है, लेकिन उसका कनेक्शन किसी दूसरे लिंक से नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई बंदे की FIR होती है, उसका एक्सीडेंट हो गया, FIR हो गई, बंदे ने नोट कर ली। अब एक्सीडेंट हुआ है तो वो हॉस्पिटल भी जाएगा, उसका डेटा हॉस्पिटल से भी लिंक होना चाहिए। अब हम क्या करें, एक सॉफ्टवेयर ऐसा बनाया जिसका FIR भी हो गई प्लस वो हॉस्पिटल से भी लिंक हो गया। अब हॉस्पिटल से लिंक हुआ तो दवाइयाँ चलेंगी, मेडिकल से कनेक्शन होगा, मेडिकल से कनेक्शन होगा, ठीक है। फिर कोड भी आएगा, जब किसी ने एक्सीडेंट करा, कहाँ से ताल्लुकात हुए, कैसे हुआ, कस्टडी में जाएगा तो कस्टडी से ताल्लुकात हो जाएगा। तो मतलब है कि उसका जैसे USA के मनी हाइट्स में क्या दिखाया, फिंगरप्रिंट दिखाया और सब जगह का डेटा आ गया। इसमें भी वही है, एक जगह लगाएंगे और पूरी इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ जाएगी। हमारे कंट्री में जैसे बाहर की कंपनीज है, जैसे सेल्सफोर्स एक एग्जांपल लूँ। सेल्सफोर्स एक कंपनी है जो ये टूल बनाकर देती है। अब वो कंपनी इंडिया में आई जिसका हैदराबाद में हेड ऑफिस है। हमारी गवर्नमेंट ने उसे अलाउ किया आने के लिए, लेकिन हम ऐसी डील नहीं कर रही गवर्नमेंट कि आप हमें इसके लाइसेंस या कोई डील हमें सस्ते में प्रोवाइड करो ताकि हम अपने इम्प्लीमेंटेशन एडमिनिस्ट्रेशन में इसका यूज़ बेहतर तरीके से सस्ते में कर सकें। मतलब हमारे यहाँ के डेवलपर लड़के लड़कियाँ दुनिया भर की पुल्सिंग को और सबको स्मूथ कर रहे हैं, और हमारे घर में नहीं हो पा रही ठीक। आपको पता है हमारी ये जो है ना, इंडिया में सबसे ज़्यादा अगर जॉब्स की बात करें तो IT में बहुत जॉब्स हैं और सबसे ज़्यादा यूथ भी उसी के अंदर है। लेकिन उसमें दिक्कत क्या है, हम लोग काम बाहर वालों के लिए करते हैं, ना कि अपनी कंट्री के लिए। हम सॉफ्टवेयर बनाकर उनको दे रहे हैं, उनकी सहूलियत के लिए हम काम कर रहे हैं, लेकिन हमारी गवर्नमेंट यहाँ के लिए नहीं सोच रही। उनको क्या चाहिए, पेन पेपर पे काम हो, नाम बदल देंगे तो पेन पेपर पे बदल देंगे। क्या है बड़ा जो हल्ला सुनाई देता है ई गवर्नेंस का। ई गवर्नेंस सिर्फ उसको नहीं कहते कि आपने एक वेबसाइट बनाई, उस पर एक हिंदी में बारकोड नीचे मार्कअप चल रहा है और मुख्यमंत्री का फोटो लगा हुआ है, वो ई गवर्नेंस नहीं होती। ई गवर्नेंस होनी चाहिए कि एक सिस्टम पे आप हॉस्पिटल, रोड, अपनी कोर्ट, पुलिसिंग, इन सब से कनेक्ट हो सकें सिंगल पोर्टल के थ्रू। ये ना हो कि आपको RTO के लिए 4 वेबसाइट पे जाना पड़ रहा है। जैसे परिवहन की वेबसाइट है, परिवहन की वेबसाइट पे आपको परिवहन मुझे सुनाई दिया परिभवन। मैंने कहा बड़ा सुंदर भवन होगा भाई। परिवहन पे क्या है, आपको अगर अपना चालान देखना है तो अलग वेबसाइट है, आपको DL के लिए अप्लाई करना है तो अब अलग वेबसाइट है, आपको हाइपोथिकेशन के लिए अप्लाई करना है तो अलग वेबसाइट है। बंदा एक जगह पर क्यों नहीं कर सकता? तो इसका मतलब ई गवर्नेंस नहीं है हमारा। अगर इस वीडियो रिपोर्ट को आप पूरा देखना चाहते हैं तो आपको जाना होगा हमारे नए YouTube चैनल ललन टॉप यूपी पर। वहां आपको सौरभ द्विवेदी पूछते मिलेंगे क्या हाल है यूपी। उत्तर प्रदेश के चुनाव से जुड़ी हमारी तमाम कवरेज आपको मिलेगी और मिलेंगे मज़ेदार व्लॉग्स। अगर आप हमारी कवरेज से जुड़ना चाहते हैं तो हमें मेल कीजिए lt.chunav@gmail.com पर। अब चलते हैं दिन की बड़ी खबर पर। अफगानिस्तान को लेकर भारत दुनिया के हर मंच से अपनी चिंताएं बता रहा है। क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए वाली बातें आज प्रधानमंत्री मोदी ने शंघाई सहयोग संगठन यानी SCO की वर्चुअल बैठक में हिस्सा लिया। अफगानिस्तान को लेकर PM मोदी ने क्या कहा,
पहले वो सुनिए, फिर आपको आगे की बात बताते हैं। एससीओ की 20वीं वर्षगांठ इस संस्था के भविष्य के बारे में सोचने के लिए भी उपयुक्त अवसर है। मेरा मानना है कि इस क्षेत्र में सबसे बड़ी चुनौतियां शांति, सुरक्षा और ट्रस्ट डेफिसिट से संबंधित है और इन समस्याओं का मूल कारण बढ़ता हुआ रेडिकलाइजेशन है। अफगानिस्तान में हाल के घटनाक्रम ने इस चुनौती को और स्पष्ट कर दिया है। इस मुद्दे पर एससीओ को पहल लेकर कार्य करना चाहिए। यदि हम इतिहास पर नजर डालें तो पाएंगे कि मध्य एशिया का क्षेत्र मॉडरेट और प्रोग्रेसिव कल्चर और वैल्यूज का एक प्रकार से गढ़ रहा है, किला रहा है। पीएम ने उग्रवाद और कट्टरता बढ़ने के खतरे को लेकर चेताया। एससीओ के सदस्य देशों में चीन, पाकिस्तान और रूस भी हैं, जिनकी भूमिका अभी तालिबान वाले अफगानिस्तान में अहम होती जा रही है। तो जाहिर है भारत का संदेश इन देशों के लिए भी था, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि इस तरह की बैठकों की चर्चाएं औपचारिकता भर ही रहती हैं। कूटनीति इन भाषणों से तय नहीं होती है और अभी तालिबान को लेकर भारत की विदेश नीति पर कई सवाल उठाए जा रहे हैं। अफगानिस्तान में हम चाहते हैं कि वहाँ चीज़ें हमारे मन के मुताबिक हों या कम से कम हमारे खिलाफ तो न ही जाएं, लेकिन चाहने से ही ये होगा नहीं। हमारा कोई सीधा दखल अफगानिस्तान में अब बाकी नहीं है। मिशन हमारा वहाँ बंद हो गया है, यानी हमें अफगानिस्तान में सहयोगियों की ज़रूरत है। इसीलिए बात विदेश नीति पर आ जाती है। पर हमारा असली सहयोगी है कौन? हम अमेरिका के साथ भी बैठक कर रहे हैं, हम रूस के साथ भी बैठक कर रहे हैं, चीन के साथ हमारा झगड़ा चल रहा है, लेकिन बात तो चीन से भी कर रहे हैं और तालिबान से भी सहयोग को लेकर हमारी बात अब चल रही है आधिकारिक रूप से। तो इनमें से कौन हमारा बड़ा सहयोगी है? भारत का पक्का दोस्त कौन है? ये सवाल अब पूछे जा रहे हैं और इसीलिए भारत की आलोचना भी खूब हो रही है कि हमारी विदेश नीति उदासीन है या एडहॉकिज्म है। जब कोई चुनौती आती है हम उसे दूर से खड़े होकर के देखते हैं, जब हमें सीधा इफेक्ट करती है हम तब कोई जुगाड़ कर लेते हैं, लेकिन कोई लॉन्ग टर्म पॉलिसी नहीं होती है क्योंकि हम कुछ तय नहीं कर पाते हैं। अफगानिस्तान में जहां हमने सबसे ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट किया, वहां भी जब सत्ता बदल गई तो हमारे हाथ में कुछ नहीं आया और आलोचक कह रहे हैं कि भारत की विदेश नीति में गड़बड़ रही है, हम अच्छे दोस्त बना ही नहीं पाते। विदेश नीति में कमी निकालने वाले पड़ोसियों से भी खराब संबंध की बात कह रहे हैं। पड़ोसियों से भी हमारे मजबूत भरोसे वाले संबंध अब बचे नहीं हैं। पाकिस्तान से हमारे कैसे रिश्ते हैं सबको पता ही है। चीन से भी हमारे रिश्ते पिछले साल से ख़राब चल रहे हैं। सीमा विवाद उसके साथ चल रहा है। हालांकि झगड़े के बावजूद चीन से हमारी बातचीत पूरी तरह से बंद नहीं हुई है। पहले माना जाता था कि नेपाल और भूटान तो भारत के पक्के दोस्त हैं ही, बफर स्टेट्स हैं, लेकिन पिछले कुछ सालों में नेपाल के साथ भी हमारे रिश्ते अच्छे नहीं रहे। वहाँ भी चीन का दखल बढ़ता गया है। सरकार गिराने बनाने के खेल में चीन की भूमिका की खबरें हम पढ़ चुके हैं। भूटान से हमारे रिश्ते बहुत अच्छे हैं, लेकिन भूटान की रणनीतिक अहमियत उतनी नहीं है। म्यांमार की बात कर लीजिए, वहाँ आंग सान सू की पार्टी की चुनी हुई सरकार, भारत के रिश्ते उससे ठीक थे, लेकिन फिर सेना ने तख्ता पलट कर दिया, तो वहाँ भी रिश्तों में कोई स्थायित्व का भाव अब नहीं बचा है। बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार में भारत से अच्छी दोस्ती चली है। हालांकि पिछले साल CAA और NRC के दौरान जब बांग्लादेशी घुसपैठियों पर विवाद होने लगा तो रिश्तों में थोड़ी खटास आई, लेकिन कुल मिलाकर बांग्लादेश से मामला फिलहाल ठीक ठाक चल रहा है। श्रीलंका से भी अभी की सरकार में भारत की कोई गहरी दोस्ती नहीं है। कहने का मतलब यह है कि कई देशों से हमारे रिश्ते अच्छे हैं, लेकिन बहुत ज़रूरत के वक्त इन देशों से मदद मिलेगी ऐसा लगता नहीं। इसीलिए वो सवाल भी कई लोगों के मन में आता ही रहता है कि हमारे सैन्य गठबंधन क्यों नहीं होते। इसके जवाब पर आएंगे, लेकिन पहले भारत की विदेश नीति के कुछ मूल सूत्र समझते हैं। विदेश नीति का लक्ष्य क्या होता है? यही कि हम अपने संप्रभुता की रक्षा कर सकें, हमारे नागरिकों या संपत्ति की रक्षा हो सके और आर्थिक तरक्की के लिए माहौल बन सके। ये विदेश नीति के फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। आज़ादी के बाद से अब तक सरकार चाहे किसी भी पार्टी की रही हो, हमारी विदेश नीति में कोई 360 डिग्री वाला बदलाव अभी तक नहीं आया और इसके मूल में होता है कि हमारी रणनीतिक स्वायत्ता बनी रहे। हम इस भाव के साथ काम करना चाहते हैं, यानी स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी। यहीं से निकलकर आती है पंथ निरपेक्षता की बात। 1950 और 60 के दशक में जब दुनिया के देश अमेरिका या सोवियत संघ के गुटों में जा रहे थे, तब हमने गुट निरपेक्षता को बेहतर समझा।
कमोबेश वही नीति हमारी बाद में भी रही। पहली बार कांग्रेस सरकार हटी और जनता पार्टी की सरकार बनी, तब भी विदेश नीति में सच्ची गुटनिरपेक्षता लाने पर जोर दिया गया और उसके बाद भी हम किसी एक गुट के साथ जोड़े नहीं गए कभी। मकसद ये रहा कि किसी देश से अलायंस ना करके सभी देशों से सहयोग लिया जाए और अपनी क्षमता को बढ़ाते रहा जाए। बात ठीक भी है, लेकिन वो कहावत है ना कि जो सबका दोस्त होता है वो किसी का दोस्त नहीं होता। तो कई मौक़ों पर विदेश नीति के आलोचकों ने कहा कि भारत के भी मिलिट्री अलायंस होने चाहिए थे। इस पर विदेश नीति के जानकारों की राय क्या है, सुनिए। सवाल काफी वक्त से भारत के साथ रहा है, भारत की विदेश नीति के जो स्टूडेंट्स रहे हैं उनके साथ रहा है कि भारत मिलिट्री अलायंसेस, सिक्योरिटी अलायंसेस क्यों नहीं करता है। और अक्सर ये कहा जाता है कि सिक्योरिटी और मिलिट्री अलायंसेस की गैर मौजूदगी में भारत की ओवरऑल इंटरनेशनल सिक्योरिटी को उस पर नेगेटिव प्रभाव पड़ता है। लेकिन मुझे लगता है कि इस सवाल को समझने के लिए कुछ पहलुओं पर जाना जरूरी है। पहला तो ये कि एक अलायंस आपके लिए जरूरी है या नहीं, इसका पॉलिटिकल असेसमेंट आपको करना होता है। तो मुझे लगता है कि पास्ट में भी और इस वक्त भी जो सरकार की असेसमेंट है कि किसी अलायंस के बिना भी आपकी जो बेसिक सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी हो रही हैं। जो दूसरा सवाल है यहाँ पर वो है कि कोई भी, या जो दूसरा मुद्दा है जिसे हमें समझने की जरूरत है वो ये है कि कोई भी मिलिट्री अलायंस अपने साथ मिलिट्री और पॉलिटिकल कंसिडरेशंस और कॉन्सिक्वेंसेस लेकर के आती है, कंस्ट्रेंट्स लेकर के आती है। उदाहरण के तौर पे अगर आज आपको किसी देश के साथ अलाय करना है, एक अलायंस बनानी है, तो वो अमेरिका होगा या फिर जो वेस्टर्न अलायंस है उसके साथ आप अलाय करेंगे। अब ये मान लीजिए कि कल को अमेरिका को भारत की धरती पर एक मिलिट्री बेस चाहिए हो ताकि वो एशिया में किसी कोने में अपने मिलिट्री ऑपरेशन, सिक्योरिटी ऑपरेशंस, पेट्रोलिंग करना चाहे। तो अगर ये मिलिट्री बेस बनता है तो चीन इस पे एक नाराजगी व्यक्त कर सकता है, ये कहते हुए कि ये मिलिट्री बेस जो है ये हमारी सिक्योरिटी को जेपरडाइज करता है। साथ ही साथ पॉलिटिकल कंसिडरेशंस और पॉलिटिकल कंस्ट्रेंट्स भी होती हैं। कई बार ऐसा होता है कि जो अलाई कंट्रीज होती हैं वो आपके ऊपर प्रेशर डालती हैं कि आप अपने डोमेस्टिक रिकॉर्ड को किसी न किसी तरीके से सीधे कीजिए। अगर वहां पर कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हो रही हैं या फिर आपका अपने सिटीजन्स को लेकर के जो ट्रीटमेंट का रवैया है उसमें कोई प्रॉब्लम्स हैं तो आप उसको करेक्ट कीजिए। तो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ट्रेडिशनली और ये गवर्नमेंट भी बहुत ही ज्यादा सतर्क रहती है, थोड़ा सेंसिटिव रहती है मिलिट्री और पॉलिटिकल कंस्ट्रेंट्स और उसकी कॉस्ट्स को लेकर के। और इस वक्त मुझे लगता है कि जो असेसमेंट है वो ये है कि बिना एक सिक्योरिटी अलायंस के भी इंडिया की इंटरनेशनल सिक्योरिटी मजबूत की जा सकती है। फाइनल एलिमेंट जो इसका है वो ये है, जिसे हम अंग्रेजी में व्हाट्स इन अ नेम कहते हैं, कि बिना एक रिश्ते को, अमेरिका और इंडिया का जो आज का रिश्ता है, अगर इसको हम स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप ही कहें, अलायंस ना कहें, तो क्या इसमें वो एलिमेंट्स नहीं हैं जो एक नियर अलाइज के बीच में होते हैं। मिलिट्री कोऑपरेशन लॉजिस्टिकल एंड पर, मैन्युफैक्चरिंग डिफेंस इक्विपमेंट के एंड पर और इंटेलिजेंस के एंड पर इतनी ज्यादा गहरी हो चुकी है कि इट इज ऑलमोस्ट एज गुड एज एनी नॉन वेस्टर्न अलायंस दैट अ वेस्ट कुड एक्चुअली हैव। मोदी सरकार आने के बाद से भारत का झुकाव रूस के बजाय अब अमेरिका की तरफ होता जा रहा है, ऐसा माना जा सकता है। वैसे ये जो शिफ्ट है वो मोदी सरकार को प्रीडेट करता है। मनमोहन सिंह सरकार ने जब न्यूक्लियर डील साइन की थी तभी से वो टिल्ट शुरू हो गया था, लेकिन इस रिश्ते में भी बहुत मजबूती नहीं दिखी। अफगानिस्तान से निकलने में अमेरिका ने सिर्फ अपने हितों का ध्यान रखा और अमेरिका पर अक्सर आरोप लगता है कि वो अपने हितों को साधता है, लेकिन अपने एलाइज को उतना ध्यान नहीं देता जब उसके इंटरेस्ट प्रभावित होते हैं। अमेरिका अपने हिसाब से दोस्त बदलता है और इसका एक ताज़ा उदाहरण हम सबके सामने है। अमेरिका ने यूके और ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर एक मिलिट्री अलायंस बनाया है, AUKUS नाम है। मकसद है एशिया पैसिफिक रीजन में चीन को काउंटर करना। इसके तहत ये तीनों देश आपस में सैन्य सहयोग बढ़ाएंगे। ऑस्ट्रेलिया को न्यूक्लियर हथियारों से लैस पनडुब्बियां बनाने में अमेरिका मदद करेगा। इस नए सैन्य गठबंधन से अमेरिका का दोस्त फ्रांस नाराज है, कह रहा है कि पीठ में उसके छुरा घोंप दिया गया है। असल में ऑस्ट्रेलिया ने पहले फ्रांस के साथ मिलकर पनडुब्बी वाला करार किया था, लेकिन अब अमेरिका ने वो डील ले ली है। यानी अमेरिका ने पुरानी दोस्ती के बजाय अपना फायदा देखा और AUKUS, इसका जो भी उच्चारण होता हो, में
भारत का भी नुकसान अब देखा जा रहा है। चीन को काउंटर करने के लिए क्वाड नाम के संगठन का नाम आपने सुना होगा। इसमें अमेरिका और भारत के अलावा ऑस्ट्रेलिया और जापान भी हैं। क्वाड की अगले हफ्ते अमेरिका में बैठक भी है। इसमें हिस्सा लेने के लिए प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका जा रहे हैं खुद। तो अफगानिस्तान में चीन के बढ़ते रोल के बीच क्वाड देशों की मजबूत गोलबंदी की उम्मीद की जा रही थी, लेकिन उससे पहले ही अमेरिका ने एक नए अलायंस का ऐलान कर दिया जिसमें भारत नहीं है। तो इस डेवलपमेंट को कैसे समझना चाहिए, समझिए एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं। यहाँ पे कुछ बातों को ध्यान में रखना जरूरी है। पहला तो ये कि ऑकस का अनाउंसमेंट अपने आप में ये क्लियर कर देता है कि अब एशिया पैसिफिक या इंडो पैसिफिक या एशियन थिएटर में एक कोल्ड वॉर की शुरुआत, अनऑफिशियल या ऑफिशियल शुरुआत हो चुकी है। और ये कोल्ड वॉर अगर आप प्रेसिडेंट बाइडेन और बाकी जो दो लीडर्स हैं उनके स्पीचेस को देखें तो ये क्लियर है कि ये जो कोल्ड वॉर है ये अगले कुछ दशकों तक हमारे साथ रहेगा। अब बात ये उठती है कि ऑकस और क्वाड के बीच में रिलेशनशिप किस तरह का है। तो मुझे लगता है कि ये कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशनशिप है क्वाड और ऑकस के बीच में। इंडो पैसिफिक जो है वो एक नई स्ट्रेटेजिक ज्योग्राफी है जिसके इर्द गिर्द वेस्टर्न कंट्रीज और उसके एलाइज एंड पार्टनर्स साथ आए हैं। क्वाड को इंडो पैसिफिक के कॉन्टेक्स्ट में आप एक पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म की तरह मानिए। एक इनिशियल पॉलिटिकल ग्रुपिंग है जिसमें ये 4 देश आते हैं और ये 4 देश एक प्लेटफॉर्म तैयार करते हैं जिसमें ऑकस और भविष्य में ऑकस जैसी और भी अग्रीमेंट्स, अरेंजमेंट्स और अलायंसेस, सब अलायंसेस जुड़ती चली जाएंगी। और मुझे लगता है कि जब आगे जो क्वाड के लीडर्स की मीटिंग होने वाली है उसमें और ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि ऑकस और क्वाड के बीच का रिश्ता कैसा होगा। मुझे लगता है कि ये रिश्ता कॉम्प्लीमेंट्री होगा। इस वक्त क्वाड एक पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म का काम कर रहा है, रीजनल पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म का काम कर रहा है और उसी के अंतर्गत ऑकस एक स्पेसिफिक 3 देशों के सिक्योरिटी मिलिट्री अलायंस का काम कर रहा है। अब आखिर में ये सवाल कि अफगानिस्तान में भारत को ज्यादा मदद कहां से मिलने की उम्मीद है, हमें रूस की तरफ देखना चाहिए या अमेरिका या किसी और की तरफ? अफगानिस्तान को लेकर के हमारे पास 4 चैनल्स हैं या 4 फ्रंट्स हैं जिसपे हमको ऑपरेट करना चाहिए। पहला तो यह है कि अपनी जो पोजीशन है, अपना जो पोस्चर है उसको क्लियर करते रहना चाहिए। जैसा कि आज प्रधानमंत्री जी ने एससीओ में जो अपना वक्तव्य था उसमें रेडिकलाइजेशन के इर्द गिर्द अपना पोस्चर क्लियर किया है। तो पहली चीज तो हमें ये करते रहनी चाहिए। दूसरा, जिन देशों के साथ इंटेलिजेंस कोऑपरेशन हमें मिल रहा है वो हमें लेना चाहिए, क्योंकि पॉलिटिकली देशों के ऑब्जेक्टिव्स चाहे जो भी हों, इंटेलिजेंस के लेवल पर कम से कम रशिया के साथ, यूएस के साथ या फिर हो सकता है ईरान के साथ भी हमें एंटी टेररिज्म पे कोऑपरेशन मिले और उसको हमें लेते रहना चाहिए। जो तीसरा लेवल है वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में जैसे यूनाइटेड नेशंस हो गया या बाकी जो फोरम्स हो गए, उसमें अपने इंटरेस्ट्स को और अपने पर्सपेक्टिव को इंडिया ने आर्टिकुलेट करते रहना चाहिए। और चौथा, जो वेट एंड वॉच है, उस पॉलिसी को बहुत ही कॉन्सेंट्रेटेड तरीके से फॉलो करना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि अफगानिस्तान की पॉलिटिकल सिचुएशन जो है अभी भी फ्लक्स में है, उसमें बदलाव होंगे और ऐसा हो सकता है कि अंदरूनी जो मतभेद हैं वो बाहर निकलें और एक ऑपोजिशन तैयार हो। जो हार्डलाइन ग्रुप्स हैं तालिबान के, उनको लेकर के एक ऑपोजिशन तैयार हो और अगर ऐसी सिचुएशन होती है तो इंडिया ने फिर उसको पॉलिटिकली एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करनी चाहिए। तो ये था विदेश नीति का पूरा गणित। शो में अब बात हमारे नए सेगमेंट कू की राय की। इस सेगमेंट में हम सोशल मीडिया पर लोगों से उनकी राय या किसी पोल के जरिए उनका रुझान जानने की कोशिश करते हैं। आज का सवाल था कि क्या देश में पेट्रोल डीजल को जीएसटी में शामिल कर देना चाहिए। हाँ और ना कहने वाले लोगों का फीसदी आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। अगर आप भी कू पर हमारे पोल्स का हिस्सा बनना चाहते हैं तो कू पर दी ललन टॉप को फॉलो करें। पोल के नतीजे हम दी ललन टॉप शो में इसी तरह दिखाएंगे। हम कू पर आपसे अलग अलग मुद्दों पर आपकी राय भी मांगते रहेंगे। अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में या #LTShowOnCoo के साथ कू पर भी आप बता सकते हैं। हम उससे भी दी ललन टॉप शो में शामिल करेंगे। ये था आज का दी ललन टॉप शो। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। आपसे मुलाकात होगी अब मंडे को। तब तक के लिए हो रही है हमारी और आपकी नमस्ते। देखते रहिए दी ललन टॉप।